आदरणीय प्रशांत किशोर, जो एक फुल टाइम बिहारी हैं, कंप्लीट बिहारी हैं, नो डाउट अबाउट इट। बिहार में उनका जन्म हुआ, बिहार में उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा ली और जैसा कि हमारी पीढ़ी में, यानी कि मैं और मेरे से जो 10 साल 15 साल लोग बड़े हैं या 5 साल जो छोटे हैं, वो हमारी पीढ़ी में ये जो एक चलन था कि आप पहले तो अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिहार में ही करते हैं, उसके बाद अगर आप अच्छे होते हैं, आप पढ़ाई में अच्छे होते हैं, आपके घर से बैकिंग रहती है, पढ़ाई के लिए कहा जाता है, तो आप अपनी आगे की शिक्षा के लिए बिहार के बाहर जाते हैं, फिर वहां पर अपने पढ़ाई में एक्सेल करते हैं, आप अच्छा एक करियर बनाते हैं, अच्छी जगहों पर पढ़ाई के बाद जॉब करते हैं। तो आदरणीय प्रशांत किशोर की भी लाइफ इससे कोई अलग नहीं है और उन्होंने भी इसी तरह किया। उन्होंने यूएन में काम किया और अपने टैलेंट को वहां पे स्टैब्लिश किया। उसके बाद वो वापस इंडिया में आए, भारत में उन्होंने काम किया, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे काम किया और वो राजनीतिक जो एक चुनावी मैनेजमेंट का जो काम करते थे वो सारी दुनिया जानती है, उसके बारे में ज्यादा बात करने का कुछ है नहीं। मैं हमेशा से आदरणीय प्रशांत किशोर का एक बड़ा फैन रहा हूँ, स्पेशली उनके टैक्टिक्स का, उनके जो स्ट्रेटेजी पार्ट है, उनकी जो पॉलिटिकल विजडम है, आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन फॉर हिम। और उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उनकी चीजों को देखने का जो एक एस्पेक्ट है, उन चीजों को जिस तरह समझाने का, चीजों को जिस तरह समझने का और चीजों को जिस तरह एनालिसिस करने का उनका एक एस्पेक्ट है, वो फैसिनेटिंग है और मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। आई एम जस्ट इन ऑ ऑफ इट। एज अ प्रोफेशनल वो बहुत इंस्पायर करते हैं, लेकिन अभी वो एक सोशल पॉलिटिकल फिगर की तरह आए हैं। आज उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च की है, 2 साल से वो बिहार में पदयात्रा पर निकले हैं और वो एक सोशल पॉलिटिकल चेंज की बातें कर रहे हैं। और 2 साल की पदयात्रा जब शुरू उन्होंने की थी, तभी ये लगभग तय किया था उन्होंने कि एक पदयात्रा के बाद एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव बिहार को देना है और बिहार को चेंज ही करना है। अब चूंकि वो जब पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे आ रहे हैं, जब वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और पॉलिटिकल ऑप्शन देने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनका भी एक क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए। आदरणीय प्रशांत किशोर के साथ बहुत सारी चीजें हैं जो कि उनके पॉजिटिव फ्रेम में जाती हैं, उनके लिए पॉजिटिव है। बेस्ट चीज ये है कि वो बहुत अच्छी बातें करते हैं और वो जिस तरह की बातें करते हैं, आदरणीय प्रशांत किशोर ने अपने बहुत सारे टीवी इंटरव्यूज में ये कहा कि लोग उनकी इस पदयात्रा को डांट यात्रा या एक तरह से धमकाने वाली यात्रा या समझाने वाली यात्रा कह रहे हैं। और निश्चित तौर पर वो जिस तरह की अपनी यात्रा में, अपनी सभाओं में बातें करते हैं, वो सच लगती हैं, वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। बहुत ज्यादा एक तरह से वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो सच है वो बताते हैं, उसको लोकल लैंग्वेज में बताते हैं, लोकल तरीके से बताते हैं, विद एग्जांपल्स बताते हैं। लोकल जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो ज्यादा समझ नहीं रखने वाले लोग हैं, उनकी भाषा में उनकी तरह से उनको बताते हैं। इस तरह से बात करते हैं जैसे हम आमतौर पर अपने घर में, बिहार में हर जगह पर चौक चौराहों पे, पान के टपरे पे या फिर चाय की दुकानों पर जिस तरह से आम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल चीजों को लेकर, उसी तरह की वो बातें करते हैं और उससे लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, एक बॉन्डिंग बनाते हैं और अपने आप को इस तरह से अनअटैच्ड इन चीजों से दिखाते हैं जैसे कि वो अपनी यात्रा में पूरे टाइम महात्मा गांधी को इन्वोक करते हैं, महात्मा गांधी की फोटो लगाकर वो करते हैं और अपने आप को एक तरह से इस तरह का प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं कि वो इन चीजों से अनअटैच्ड हैं और लोगों की भलाई के लिए, सिर्फ लोगों को समझाने के लिए वो इस तरह की पॉलिटिकल यात्रा या इस तरह की सोशल चेंज की बातें, सोशियो पॉलिटिकल बातें वो कर रहे हैं। लोगों की जो असंतुष्टि है, लोगों की जो डिस्ट्रेस है, लोगों की जो समस्याएं हैं, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। बहुत कॉमन सी समस्याएं हैं, उनके बारे में वो बात कर रहे हैं। अपने छोटे छोटे टारगेट्स वो बताते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं जिसको कि वो करने का एक उम्मीद करते हैं, लोगों के लिए जो चेंज लाने की वो उम्मीद करते हैं और बहुत छोटी छोटी गोल्स, बहुत छोटी छोटी लोगों की इच्छाओं को वो एड्रेस करते हैं। डे टू डे लाइफ की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, लोगों की बेरोजगारी की है, लोगों की शिक्षा की है, लोगों के स्वास्थ्य की है, लोगों को जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो इस तरह की सुविधाएं सरकार से वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो मिलना चाहिए उनको एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने के लिए, उन सारी चीजों की वो बात करते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों को, बहुत ह्यू एंड क्राई जिन चीजों का मचता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो बिहार में अभी जातिगत जनगणना हुआ और जातिगत जनगणना के नाम पर जिस तरह से पूरी की पूरी एक सरकार टूटी, फिर सरकार बनी, फिर वापस से वो चेंज हो गई और जातिगत जनगणना से जो बहुत बड़ा एक चेंज लाने की बात कही जा रही थी, आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात कही जा रही थी, उन सारी चीजों को, उस सारे पॉलिटिकल ह्यू एंड क्राई को उन्होंने बहुत आसान शब्दों में लोगों को समझा दिया कि आप कह रहे थे कि 16-17% यहाँ अनुसूचित जाति है, वो तो पहले से भी पता था,
अनुसूचित जनजाति का पता था, पिछड़ा वर्ग यहाँ पर 70-72% है, ये भी लोगों को लगभग पहले से पता था। सवाल ये नहीं है कि ये जातिगत जनगणना करके आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, सवाल ये है कि जब ये रिपोर्ट आ गई तब उस रिपोर्ट का आपने क्या किया, वो रिपोर्ट आने के बाद उससे लोगों की लाइफ में क्या चेंज आया, ये बड़ा सवाल है। तो इस तरह की बहुत बड़ी जो पॉलिटिकल ह्यू एंड क्राई है उसको बहुत आसानी से वो समझाते हैं, और इसलिए आई एम बिग फैन ऑफ हिम। वो बहुत अच्छी सी बातें करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो लोगों को, सामान्य लोगों से जुड़ती है। लेकिन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे आने पे उनके नेगेटिव्स को ज्यादा ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेगेटिव्स की अगर हम लोग बात करें तो वो कोई ऐसी बात नहीं करते जो बहुत नया हो बिहार के लिए। बिहार के हर चाय दुकान पर, हर पान की दुकान पर, हर एक तरह से जो सामाजिक आदमी है या ज्यादातर वेल्ले लोग भी हैं, वो बिहार की पॉलिटिकल समझ ऐसी ही है। हर एक आदमी इस तरह की बातें करता है और हर एक आदमी इन चीजों को जानता है, कोई नई बातें वो नहीं बता रहे हैं। जिस तरह की सिंप्लिसिटी वो दिखा रहे हैं, जिस तरह से आजकल हर एक व्यक्ति जिसके पास थोड़ी पॉलिटिकल बैकिंग है या जिसके पास थोड़ी फिनेंशियल बैकिंग है, हर एक व्यक्ति सफेद कुर्ता सफेद पैजामा पहन ले रहा है और समाज की बातें कर रहा है। अभी 2020 के विधानसभा चुनाव के समय में एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आई थी, वो महिला घूम रही थी हर जगह बिहार में कि वो बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है। ऐसे हर एक गली मोहल्ले में सफेद कुर्ता पैजामा डाले हुए। बिहार में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, आजकल जमीन के भाव एकदम आसमान पे चढ़े हुए हैं, तो जमीन ब्रोकर जो है उन लोगों के पास भी बहुत पैसे आ गए हैं। शराब बंदी है बिहार में, लेकिन जिस तरह शराब के ऊपर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उससे लोगों के पास बहुत पैसे आ गए हैं। तो हर एक गली, हर एक नुक्कड़ पर कोई ना कोई सफेद कुर्ता पैजामा पहना नेता घूम रहा है। लेकिन जिस तरह की सादगी आदरणीय प्रशांत किशोर दिखाते हैं, उससे कहीं ना कहीं आदरणीय जेपी के आंदोलन से निकले हुए नेता, जो हमसे पहली पीढ़ी के नेता हैं, जो आज पावर में है, बिहार हो या सेंटर हो, और जो हमसे पहले वाली पीढ़ी है, जिस तरह वो जेपी के आंदोलन से निकले नेताओं से अपने आप को ठगी महसूस करती है, या जो हमारी पीढ़ी है जो बहुत ज्यादा अपने बुरे दौर में, जब 2014 से पहले और 2009-10 के बाद से जो बुरे दौर में जिस तरह उन्होंने आदरणीय अन्ना के रूप में अपना एक सेवियर देखा था, और उसके बाद जो एक पॉलिटिकल ऑप्शन आया उससे जिस तरह ठगी महसूस करती है, ये डर लगता है कि आदरणीय प्रशांत किशोर भी जो ऑप्शन देने की बात कर रहे हैं वो इसी तरह का कुछ सिर्फ एक हवा बन के ना रह जाए। सेम ओल्ड ट्रिक इनका भी है, लोगों को पर्सनल और बहुत छोटी छोटी चीजें, रोजगार, शिक्षा, इसकी बातें करने के, पलायन, इन सब चीजों की बातें करके लोगों को न्यूक्लियस करने का इनका स्ट्रेटेजी ज्यादा लगता है। और एक तरह से जो ये बहुत लोग कहते हैं कि भारत को बहुत तरह से तोड़ने की, भारत के समाज को बहुत तरह से तोड़ने की बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी पॉलिटिक्स जिस तरह की बात करती है, आपके बच्चे को क्या मिला, भाई देश की भी बात करो। वो आदरणीय प्रशांत किशोर हमेशा कहते हैं कि हम आजादी से पहले वाली कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आजादी से पहले वाली कांग्रेस की तरह का ऑप्शन देने की बात कर रहे हैं। आजादी से पहले वाली कांग्रेस सिर्फ लोगों की या उनके परिवार की, उनकी नौकरी की, उनकी शिक्षा की बात नहीं करती थी, देश की बात करती थी। तो कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियस बनाने का उनका आइडिया ज्यादा लगता है। उनके जो प्रॉब्लम्स को जो वो डिफाइन करते हैं, वो तो जैसा मैंने आपको कहा हर एक बिहारी लगभग ये करने में मास्टर है, लेकिन उनके जो सॉल्यूशंस वो बताते हैं उसमें प्रैक्टिकलिटी का बहुत अभाव लगता है, बहुत ज्यादा अभाव। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि लोग इसी तरह के वादे करके आए, बाद में कहा सिचुएशन बहुत डायर थी, हम लोग बहुत चेंज लेके आए, पूरी तरह नहीं चेंज कर पाए, समय लगेगा, एंड दिस एंड दैट। और जिस तरह का एनालिसिस हमने किया था उससे ज्यादा सिचुएशन खराब है, गवर्नमेंट सिस्टम जिस तरह काम करता है। तो इस तरह के नारे देकर पहले भी लोग आ चुके हैं, पहले भी हम लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लाना बहुत जरूरी है, जो कि उनके सॉल्यूशंस में नहीं दिखता है। सारे के सारे चैलेंजर्स इसी तरह की बातें करते हैं जब किसी सरकार को हटाना होता है, लोगों के डिस्ट्रेस को, लोगों के अनसेटिस्फेक्शन को, जो लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल कम है, जो उम्मीद थी जो पूरा नहीं हो पाया, उसको एड्रेस करते हैं। लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो वो चेंज हो जाता है, और उसी तरह की बातें कुछ नई नहीं है, बस एक तरह से पुरानी शराब नया बॉटल में पैकेजिंग है, यही लगता है। आदरणीय प्रशांत किशोर करप्शन से लड़ने के लिए मोर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि जो डिसेंट्रलाइजेशन होने के बाद भी लोग करप्ट निकलेंगे, क्योंकि सिर्फ उनकी वही बातें लोग सही बोलते हैं जिनको आज तक ऑप्शन नहीं मिला। जिसे भी ऑप्शन मिलता है, बिहार में अगर चेंज करना है तो बिहार के लोगों को भी तो समझिए। आदरणीय प्रशांत किशोर हमेशा कहते हैं कि हम लोगों को बदलना होगा, लेकिन हम लोग बदल कहाँ रहे? हम में से जिन लोगों को आज तक ऑप्शन नहीं मिला है वो लोग सब ईमानदार बने हुए हैं, लेकिन जब ऑप्शन मिल रहा है तब क्या कर रहे हैं? इतनी बड़े संख्या में टीचर्स की नौकरी दी गई, जब वो टीचर बन गए तब क्या कर रहे हैं? उनके टीचर में आने से क्या समाज में बहुत बड़ा चेंज आया है, क्या शिक्षा में चेंज आई है, देखनी जरूरी है। ये तो एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर के और ज्यादा सेंटर्स तैयार करने की एक तरह से बात हो रही है।
महात्मा गांधी को सिंबल की तरह इस्तेमाल करते हैं, महात्मा गांधी के विचार और सारी चीजें, और सारी ये वही कहानियां हैं जो हम लोगों ने पहले सुनी है, महात्मा गांधी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पर बिकते हैं आइडियाज को बेचने के लिए, लेकिन अब लोग उसको बहुत ज्यादा खरीदने पे तैयार नहीं है। हर एक बंदा जो अपने आप को एस्टेब्लिश करने आता है वो नाम महात्मा गांधी का ही लेता है, लेकिन काम कोई नहीं करता। हमारी पीढ़ी अन्ना के आंदोलन से ठगी गई, हमसे पहले वाली पीढ़ी आदरणीय जेपी के आंदोलन से ठगी गई, तो विश्वास करना बहुत कठिन है। क्या आदरणीय प्रशांत किशोर सिर्फ एक और ऑप्शन बनने के लिए आए हैं? क्या वो सिर्फ एक और ऑप्शन दे रहे हैं? क्या उसमें कुछ और पावर सेंटर्स तैयार होंगे? क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि वो कुछ और पावर सेंटर्स तैयार कर दें, कुछ और पावर ले आए? इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इतने सारे पॉलिटिकल विंग्स हैं, इतने सारे पावर सेंटर्स हैं बिहार में, छोटी छोटी पार्टियां हैं जो एक दो सांसद, 2 4 5 विधायक लेके घूम रही हैं। उसी तरह एक और पावर सेंटर बन जाएगा, उसके अलावा कुछ बहुत बड़ी चेंज की बात वो कर रहे हैं क्या? आइडियोलॉजी उनके पास क्या है? क्या सिर्फ छोटी छोटी इश्यूज पे बात करेंगे? कोई आइडियोलॉजी है या सिर्फ इस तरह की बातें करके वो एक और पावर सेंटर क्रिएट करना चाहते हैं? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और ये देखना बहुत जरूरी है। अगर वो समाज को ही बदलना चाहते हैं, समाज को ही सुधारना चाहते हैं, आदरणीय प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि हमें बदलना होगा, तो उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविज्म में ज्यादा रहना होगा। ये पॉलिटिकल पार्टी बनाने का क्या मतलब है समझ में नहीं आया। वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म में रहे, लोगों की आवाज उठाते रहे, तो एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहेगा। इस तरह से तो वो एक और पॉलिटिकल पार्टी हो जाएंगे, एक और उनके कुछ विधायक हो जाए, कुछ सांसद हो जाए, कुछ भी हो जाए, और कहीं ना कहीं या तो वो पावर में रहना चाहेंगे या पावर के बाहर रहेंगे तो विपक्ष में रहेंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है और पॉलिटिक्स में जाने के बाद जिस तरह आप एक पार्टी बन जाते हो, आप सत्ता में एक हिस्सा बन जाते हो, उसकी बजाय अगर वो प्योर एक्टिविज्म में रहे तो शायद वो ज्यादा बेहतर करेगा। आदरणीय प्रशांत किशोर कास्ट को सच्चाई बताते हैं, हिंदू मुस्लिम वाली भी बात करते हैं, वो मुस्लिम्स को उनके जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं, लेकिन एज अ मुस्लिम। और हिंदू में जब आते हैं तो वो जाति की बात करते हैं, जाति की बात बताते हैं। तो उनको बताना चाहिए ना, मुस्लिमों में भी जातियां होती हैं। वो फिर उसी तरह की टैक्टिक्स अपना रहे हैं जिस तरह की सारी पार्टियों ने अपनाया, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आदरणीय जेपी के आंदोलन से निकले लोगों ने अपनाया। तो क्या वो एक और पावर सेंटर सिर्फ क्रिएट करना चाहते हैं? वो मुस्लिमों को जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सेम चीज वो महिलाओं के लिए लागू नहीं कर रहे हैं। और वहां वो तर्क ले आते हैं कि महिलाएं तो हर जगह पर नहीं है। तो मुस्लिम्स भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बहुत ज्यादा नहीं है, दिखाने के लिए ही है सारी पार्टियों के पास, लेकिन उनको एज अ होल मुस्लिम आप गिन रहे हैं। तो महिलाओं को भी उनकी जनसंख्या के बराबर रिप्रेजेंटेशन आपको देना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं आप भी उन्हीं पॉलिटिकल लाइन पे चल रहे हैं जो बाकी की पार्टियां चल रही हैं। उनके आइडियाज जो हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में और सेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, और सेक्शंस क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, और उन सेक्शंस की उसी तरह राजनीति करने की बात कर रहे हैं जिस तरह सेक्टेरियन आधार पे आज तक भारत की राजनीति, बिहार की राजनीति चल रही है। आदरणीय प्रशांत किशोर की खुद की जो क्रेडिबिलिटी है वो क्वेश्चन में। आदरणीय प्रशांत किशोर इससे पहले अलग अलग राजनीतिक दलों को चुनाव लड़वाया करते थे, उनकी तारीफ किया करते थे। तो 2015 में यही प्रशांत किशोर आदरणीय नीतीश कुमार को बहुत बड़ा एक बिहार में बहार हो नीतीश कुमार बता रहे थे। उस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ वही तेजस्वी यादव, वही लालू प्रसाद यादव थे जिनको तेजस्वी यादव को आज वो नवी फेल कह रहे हैं। तो 10 साल में ऐसा क्या बिगड़ गया जो पहले 10 सालों में नहीं? जो 2005 से 2015 तक बहुत गोल्डन पीरियड था, तो ऐसा क्या बदल गया जो 2015 से 2025 में जो कि उनको अपनी पार्टी बनानी पड़ी? कहीं ना कहीं उनका खुद का पावर सेंटर बनना, कहीं ना कहीं उनकी खुद की पावर की भूख ये दिखाता है। और इसको सोशल एक चेहरा दिया जा रहा है महात्मा गांधी को आगे रखकर। जिस तरह आजकल हर एक तरह के क्राइम में, हर एक तरह के रोड ब्लॉकेड में लोगों को परेशान करने में तिरंगा दिखने लगता है, महात्मा गांधी और भगत सिंह और बाबा साहब दिखने लगते हैं, उसी तरह ये बाबा महात्मा गांधी को आगे रखकर उसी तरह की बात लगती है। आपको याद होगा कि 2017 में जब आदरणीय नीतीश कुमार वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे, तब उन्होंने बहुत बड़ा रिवोल्यूशन किया था कि आदरणीय प्रशांत किशोर को उनकी पार्टी में उपाध्यक्ष और उनकी पार्टी में जो एडजस्ट किया गया था वो आदरणीय अमित शाह के कहने पर किया गया था। क्या आज प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं, जो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसके बारे में कोई बड़ी रिवोल्यूशन हम लोगों का इंतजार कर रही है, हम लोगों के सामने आना बाकी है? आज वो किसके कहने पर कर रहे हैं? क्या वो खुद से कर रहे हैं या किसी के कहने पर कर रहे हैं या किसी और की आइडियाज को लगाने के लिए, किसी और के आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए कर रहे हैं? ये तो वक्त ही बता पाएगा। आदरणीय प्रशांत किशोर जिस तरह पहले पॉलिटिकल कैंपेनिंग किया करते थे, आज शायद अपने लिए पॉलिटिकल कैंपेनिंग कर रहे हैं या किसी दूसरे के लिए पॉलिटिकल कैंपेनिंग खुद को आगे रखकर कर रहे हैं। हो सकता है ये भी हो। ये सच है कि बिहार को सुधार की आवश्यकता है, लेकिन बिहार को सुधार की जो आवश्यकता है वो रियल मायने में सुधार की आवश्यकता है, बहुत तरह के सामाजिक सुधार की आवश्यकता है। लेकिन
एक और पावर सेंटर, एक और पावर ब्रोकर नहीं चाहिए बिहार को। बिहार को सही में कोई समाज सुधारने वाला चाहिए, समाज को जगाने वाला चाहिए। इसलिए अगर समाज खुद से कहे कि आदरणीय प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना चाहिए, आदरणीय प्रशांत किशोर को एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए, तो अलग बात है। लेकिन वो तो शुरू से ही छोटे छोटे ग्रुप्स के लीडर बना रहे हैं, लीडर चुने जाने की बात कह रहे हैं, और उसके बाद वो कह रहे हैं पॉलिटिक्स में लोगों को लेके आएंगे। ये समझ से परे। उनको एक सेकंड पावर सेंटर बनना चाहिए ताकि वो पावर का बैलेंस बना रहे। लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर तो खुद एक पार्टी बनने जा रहे हैं। उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो पूरी तरह से एब्सेंट है। जब अन्ना के आंदोलन से एक पॉलिटिकल पार्टी निकली तो उससे भी उस समय सवाल किया गया था आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, बिगर एस्पेक्ट पे आपकी क्या सोच है। तब उन्होंने इसको टरका दिया था कि हमने एक कमेटी बनाई है, वो सब चीजों पर बात करेगी। क्या आदरणीय प्रशांत किशोर भी इसी तरह की बात करने वाले हैं और एक सिर्फ पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल ब्रोकर बन के रहना चाहते हैं? आदरणीय प्रशांत किशोर बिहार के फ्लड की समस्या की बात करते हैं और उसको वो कहते हैं कि बिहार के दक्षिण में पानी की कमी है, बिहार के सेंट्रल बिहार में अराउंड गंगा नदी, वहां पर वाटर ब्लॉकेट की समस्या है और बिहार के नॉर्थ में बहुत ज्यादा पानी है, और उसको वो वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो वाटर मैनेजमेंट और इस तरह के आइडियाज सब लोगों के पास है। वो कहते हैं कि इस तरह के बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, तो वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रही है बाकी सरकारें? उनको बताना चाहिए। सरकारों की सोच में कमी नहीं है, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है बिहार में वो जमीन की अवेलेबिलिटी है। आज कोई भी रोड बनने लगे तुरंत उसके लैंड एक्विजिशन के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। बिहार में हर एक नौकरी, हर एक लैंड एक्विजिशन और हर एक बात 3 कोर्ट तक जाने के बाद 10 साल 20 साल। आज बिहार में बहुत सारी जमीन पड़ी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, उनका कहना है। बहुत सारी जमीन पड़ी है जो बियाडा ने एक्वायर करके रखी है, लेकिन उस पर इतने सारे लैंड के केसेस है कि वो चल रहा है और वो जमीन पर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। रियल इश्यूज को आदरणीय प्रशांत किशोर भी टारगेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये नेगेटिव लग रहा है कि वो सिर्फ एक और पावर सेंटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार को स्ट्रॉन्ग करने की, बिहार को बदलने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जो समस्या करप्शन की है उसको दूर आखिर वो करेंगे कैसे? डिसेंट्रलाइजेशन और ये वो चीजें, ऐसा तो है नहीं कि डिसेंट्रलाइजेशन और वो खुद कहते हैं जातिवाद हर एक राज्य में है, करप्शन भी हर एक राज्य में है, तब भी वो कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं? तो करप्शन से लड़ने के लिए ये क्या नई चीज ले आएंगे जो बाकी राज्यों में नहीं है? और अगर वही पुराने ढर्रे पे चलना है तो फिर कोई एक नया पावर सेंटर, नया पावर ब्रोकर हम क्यों एक्सेप्ट करें? क्योंकि इसी करप्शन और जन लोकपाल और उम्मीद के साथ तो बहुत सारे लोग आए, लेकिन अब वो उसकी बात नहीं करते हैं और बाकी सारी दुनिया की तमाम बातें करते हैं। वो कहते हैं कि बिहार में सीडी रेशियो जो बैंक के पास जमा है कैश डिपॉजिट और जो बैंक ने लोन दिया है उसमें डिफरेंस है, और वो लोगों को नौकरी के बदले स्वरोजगार की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो आज के डेट में बिहार में जो बैंक्स लोन दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं? और बैंक्स अगर लोन नहीं देना चाहते तो किस वजह से नहीं देना चाहते? प्रशांत किशोर को ये भी एड्रेस करना चाहिए। बिहार के लोग ही यहाँ लोन लेके बैठे हुए हैं, बिहार के लोग ही बैंक्स को वापस नहीं करते, जिसकी वजह से बैंक्स उनको देना नहीं चाहती। स्किल डेवलपमेंट तो आदरणीय प्रधानमंत्री की सरकार 2014 से कर रही है, तो फिर आदरणीय प्रशांत नया आइडिया क्या ला रहे हैं? विमेन को लोन देने की बात वो कह रहे हैं, विमेन को रोजगार से जोड़ने की बात कह रहे हैं। तो भारत में पहले भी एसएचजी ड्रिवन जो पूरा का पूरा एसएचजी बैंक लिंकेज का प्रोग्राम था वो पहले भी चल रहा था, आज भी बिहार में बहुत तेजी से चल रहा है। बैंक का जो आज भी सीडी रेशियो है उसमें बड़ा हिस्सा एसएचजी ग्रुप्स को, जो बैंकों ने लोन दिया है, उसी के बारे में है। तो फिर ऐसा कौन सा वो नई चीज लेके आ रहे हैं? वो 2000 रुपए पेंशन देने की बात कर रहे हैं 60 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को, उसका पैसा कहां से आएगा? वो इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं शराबबंदी हम हटा देंगे। अच्छी बात है, वो शराबबंदी हटा दें। वो इस सेंस में कह रहे हैं कि शराब की तो अभी भी डिलीवरी हो रही है बिहार में, लेकिन क्या लोग शराबबंदी से खुश नहीं है? खुश है। जो लोग शराब पी रहे हैं, जो लोग शराब बेच रहे हैं, उनको पुलिस का डर है। शराब पीकर लोग आज रोड पर नाटक करते हुए नहीं दिख रहे हैं आपको। तो क्या आदरणीय प्रशांत किशोर उसको हटा देंगे? और उसको हटा देंगे तो क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी? आज के डेट में कम से कम पीने वाले लोग चुपचाप पी रहे हैं, डर डर के पी रहे हैं, केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर। ये एक बहुत बड़ी बात है। जो लोग गलती कर रहे हैं, जो लोग गलत कर रहे हैं, ये तो एक उसी तरह की बात हो गई कि रिश्वत लेने को भी हम लीगलाइज कर देंगे। भाई शराब पी रहे हैं, आप उसको रोकने की बात करोगे ना कि वो किस तरह से पी रहे हैं। आप इसको कहो शराबबंदी हटा देंगे तो आपको कौन एक्सेप्ट करेगा? आई डोंट नो। वो बड़ा क्वेश्चन, एलिफेंट इन द रूम, कि जमीन कहां से आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा, लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे बिहार में, उनको सुरक्षा कौन देगा, इसके बारे में बात नहीं कर रहे। वो लोगों के जो एक सेटिस्फैक्शन का लेवल कम है, जो लोगों के डिस्ट्रेस है, उसको हवा देकर हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में देखा था। वाम मोर्चे की जब सरकार थी तो उसके खिलाफ बहुत तरह की बातें की गई। आज के पश्चिम बंगाल में क्या चेंज हो गया? वाम मोर्चे की सरकार को गए
तकरीबन आज 15 साल होने जा रहे हैं। क्या चेंज हो गया है पश्चिम बंगाल में? क्या गरीबी खत्म हो गई? तो फिर उसी तरह के डिस्ट्रेस को आप एड्रेस कर रहे हो और उसके बाद आप भी अगर वैसे ही हो जाओगे तो कौन सा गारंटी है? फिर आप ऐसा क्या ला रहे हो? कुछ भी नया नहीं है। आप सोशल चेंज, समाज को जगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के 1 साल पहले पार्टी बना रहे हैं। आप सोशल चेंज की बात नहीं कर रहे हो, वो सब दिखावा है आपका। महात्मा गांधी को दिखावे के लिए लगा रखा है। असल उद्देश्य आपका चुनाव से 1 साल पहले पार्टी बनाकर एक पावर सेंटर और क्रिएट करने की है, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, आप जिस तरह की बातें करते हैं, कुछ लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, आपके पास कुछ पावर सेंटर आ जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आप आज कह रहे हो 2025 में जनसुराज का सीएम बनेगा, कल जब ऐसा नहीं होगा तो आप कह दोगे हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी बन रहे थे और पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो आपकी क्रेडिबिलिटी, जैसा मैंने आपको कहा, 2017 में आदरणीय नीतीश कुमार ने डिस्क्लोज किया था कि आदरणीय अमित शाह के कहने पे 2015 के बाद आदरणीय प्रशांत किशोर जेडीयू में एडजस्ट किए गए थे। तो आज भी हो सकता है पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा हो। आप शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की बात करते हो, आप शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात करते हो, बच्चों की शिक्षा की बात करते हो। क्या जो करंट सिस्टम है उसके साथ आप शिक्षा व्यवस्था को बदल सकते हो? और अगर आप बदल सकते हो तो आपको बताना चाहिए वो किस तरह बदल दोगे, और अगर आप नहीं बदल सकते हो तो किस तरह चेंज करोगे, तो भी आपको बताना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में जो शिक्षक हैं और जिस तरह से सरकार के, अभी हम लोगों ने देखा बिहार में जो शिक्षा के सचिव थे, उनकी जो गाइडलाइंस थी और उनके जो आइडियाज थे, उसको लेकर शिक्षक किस तरह से परेशान थे। तो जब लोग नहीं बदल रहे हैं तो आप कैसे बदलोगे, आपको बताना चाहिए। आप बोलते हो कि बिहार में युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए लोगों को यहाँ पर और इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे। क्या बिहार में इंस्टीट्यूशंस कम है? लेकिन हम लोगों की जो आदत है कि अगर उच्च शिक्षा लेनी है तो बाहर ही जाना है, बड़े शहरों का अट्रैक्शन, बड़े नामों का अट्रैक्शन, क्या वो हमारे लिए एक बड़ी समस्या नहीं है? आप इसको किस तरह चेंज करोगे? आप माइग्रेशन को रोकने की बात करते हैं। मैंने आदरणीय प्रशांत किशोर का एक वीडियो सुना था जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार का ही लोग जाके सूरत में काम कर रहा है, तो सूरत जैसा एक शहर, नोएडा जैसा एक शहर भी बिहार में क्यों नहीं है? मान लीजिए सूरत जैसा एक शहर बिहार में हो भी गया, तो क्या बिहार से पलायन रुक जाएगा? क्या नोएडा जैसा एक शहर बिहार में हो गया तो बिहार से पलायन रुक जाएगा? कितने इंडस्ट्रीज बिहार में लगाएंगे आप कि पलायन रुक जाए? आप कहते हैं यहां पर इनेबल करेंगे कि 10,000 15,000 महीना कमाए। क्या 10,000 15,000 महीना कमाने से उनका सब कुछ काम हो जाएगा? क्या वो बाहर में जाके 10,000 15,000 ही महीने कमा रहे हैं? बिहार की समस्या यहाँ की जनसंख्या है, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है। दूसरे राज्यों में इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है। वहां जमीन जितनी है और लोग जितने हैं उसका अनुपात बिहार से बहुत कम है, और इसकी वजह से वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन है। वहां के सारे लोगों को वहां पर आराम से इनकॉर्पोरेट किया जाता है। फिर भी कुछ लोग कहीं कहीं माइग्रेट करते ही हैं। लेकिन आप जिस माइग्रेशन की बात कर रहे हो, श्रमिकों के माइग्रेशन की, तो बिहार में श्रमिक हैं, उन सबको आप एडजस्ट कर दोगे? आपके पास क्या आइडिया है उसके लिए? आपके पास क्या इतने लैंड है, इतने इन्वेस्टमेंट है आपके पास? लोग यहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार हैं? क्या आपके पास कोई आइडिया है कि लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और क्यों करेंगे यहाँ इन्वेस्टमेंट? ऐसा क्या है बिहार में? आपको वो बताना चाहिए जिसको बिहार एनकैश कर सकता है। आप कहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार कहते हैं कि लालू, बिहार में सिर्फ लालू और बालू बचे हैं, बाकी सब झारखंड में चला गया। फिर आप कहते हो कि चीनी मिल जो बंद पड़ी है उसको क्यों नहीं चालू करते? क्या बिहार में जो भी चीनी मिल बंद पड़ी है, 2-4 अगर चालू हो गई या सारी की सारी भी चालू हो गई तो बिहार का माइग्रेशन का इशू खत्म हो जाएगा। आप नेताओं की तरह बात कर रहे हो और ये बहुत डेंजरस है। इसलिए कहीं ना कहीं ये सोचने पर विवश कर देता है कि कहीं आपका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट सिर्फ नहीं है, एक पावर सेंटर बनने की तमन्ना तो नहीं है। जैसा कहते हैं कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो आप एब्सोल्यूट पावर शायद चाहते थे जेडीयू की सरकार में, और जब वो आपको नहीं मिला तो आप अलग हो गए। आपने कांग्रेस के साथ भी ट्राई किया, आज आप अपनी एक राजनीतिक पार्टी खड़ी करने जा रहे हो। तो वही आइडियाज जो आपके पास, जो आप कांग्रेस में लगाते उस समय कांग्रेस अच्छी हो जाती, जो आइडियाज आप जेडीयू के साथ लगाते उस समय जेडीयू अच्छी हो जाती। बेसिकली आप कहना चाह रहे हो कि आपके आइडियाज को लोग मान लें, आप जहां पर भी रहो वो अच्छा हो जाएगा। और बिहार के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पावर देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। और बिहार के लोग बहुत समझदार है, कम से कम पॉलिटिकली तो बहुत अवेयर। आप बिहार को इस तरह से दिखाते हो जैसे श्रमिकों को भेजने के लिए यहां से लेबर सिर्फ भेजते हैं। भाई साहब, इकोनॉमिक्स का सिंपल सा सिद्धांत है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 4-5 चीजें चाहिए, उसमें से कैपिटल एक है और लेबर एक है। बिहार के पास अगर कैपिटल नहीं है, लेबर है, तो बिहार लेबर लगा रहा है। पूरे देश के बारे में जब आप बात करोगे तो एज अ कंट्री किसी स्टेट के पास पूंजी है, किसी स्टेट के पास लेबर। ये तो एक गिव एंड टेक और एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री चीज है ना। आप इसको पूरे संगठित तौर पर बात नहीं करते, आप उसके बदले बात करते हो बिहार के श्रमिक। तो बिहार के जो श्रमिक निकलते हैं, क्या सारे के सारे को आप इनकॉर्पोरेट कर लोगे बिहार में? पलायन रोक दोगे?
चलो आप पलायन नहीं रोक पाओगे, 10% पलायन रोक दोगे बिहार में, आप गारंटी लोगे? 10% बिहार का पलायन रोकना है, यानी बिहार से कम नहीं भी तो आप ट्रेन की बात करते हो 2 करोड़ 4 करोड़ लोग जाते होंगे। अगर 10% आप 4 करोड़ भी लोगों को, बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है, अगर फैमिली साइज आप देखें तो समझ लो आप 1.5-2 करोड़ फैमिली होगी बिहार में। अगर 2 करोड़ फैमिली है बिहार में और हर एक फैमिली से दो लोग भी कमाने जाते हैं बाहर, तो 4-5 करोड़ आप एडजस्ट कर लोगे? लेते हो आप? आपको सोचना पड़ेगा, सिर्फ नेताओं की तरह नारे लगा देने से नहीं हो। सूरत में लोगों के पास जनसंख्या कम है, जमीन है, वहां पूंजी है, वो लोग लगाते हैं, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन है, वहां ऐसा पब्लिक अवेयरनेस है, आपके बिहार में नहीं है। आपको आज घूम घूम कर लोगों को जगाना पड़ रहा है। सेम पब्लिक आपके कहने के बाद, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंज होगी, जो महात्मा गांधी के कहने पर नहीं चेंज हुई, जेपी के कहने पर नहीं चेंज हुई, बहुत बड़े बड़े मसीहा है, लेकिन सबने फिर धीरे धीरे इजी वे को अपनाया। आप भी इजी रास्ते को अभी अपना रहे हो, लोगों के डिस्ट्रेस को एड्रेस कर रहे हो और उससे अपना पॉलिटिकल गेन देख रहे हो, और तो कुछ कर नहीं रहे। आप रास्ता तो बता नहीं रहे। अगर आपके पास रास्ता है तो आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह सिर्फ एक रास्ता बताओ गवर्नमेंट को, लेट द गवर्नमेंट एक्सेप्ट इट, गवर्नमेंट को उसको इंप्लीमेंट करने दो। क्योंकि गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं वो ऐसा तो नहीं चाहते कि डेवलपमेंट ना हो, और अगर वो ऐसा चाहते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता जिस दिन ये समझ जाएगी कि वो ऐसा ही चाहते हैं कि आपको गरीब बनाए रखें, तो बिहार की जनता उनको नहीं चुनेगी। ऐसा कोई नहीं चाहता। आप अल्टरनेटिव बताओ क्या है, लेकिन आप पावर लेके अल्टरनेटिव करोगे ये तो कुछ ज्यादा हो गया। फिर अपने आप को बेचने की कोशिश कर रहे हो, आप मार्केटिंग के एक्सपर्ट हो, आप चीजों को बेच सकते हो, तो आप अपने आप को आज बेच रहे हो, आप सिर्फ पॉलिटिकल पावर लेना चाहते हो। क्या आपके सॉल्यूशंस में पब्लिक का जो, लोगों की जो पर्सनल ग्रीड है उसको आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, उसको आप डिस्काउंट कर रहे हो, और लोगों के पर्सनल ग्रीड को ही तो आप इन्वोक करके पावर लेना चाह रहे हो, तो फिर आप उसकी तो बात कर नहीं रहे हो। जो भी व्यक्ति उस जगह पर जाता है जहां पर उसको करप्शन का मौका मिले, जहां पर उसको खुद की भलाई करने का मौका मिले और दूसरों की भलाई को नेग्लेक्ट करने का मौका मिले, हर एक आदमी वही कर रहा है, तो समाज को आप बदलो ना। आप पॉलिटिकल एक विंग बना के क्या कर लो? सबसे बड़ी बात 2-3 चीजें जो बिहार के वोटर्स को ध्यान में रखना चाहिए। 2005 से 2015 तक बिहार में सब कुछ हम्की डोरी नहीं था, लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर 2015 में सब कुछ हम्की डोरी बता रहे थे, और बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो बता रहे थे। आज 10 साल बाद उनको लग रहा है बिहार में सब कुछ बर्बाद है और वही सुधार सकते हैं। उस समय यही 9वीं फेल तेजस्वी को भी वो सपोर्ट कर रहे थे, चूंकि वो नीतीश के साथ अलायंस में थे, लेकिन आप सपोर्ट उनको भी कर रहे थे। क्या ये नहीं हो सकता कि इस समय वो खुद को बेचने की कोशिश कर रहे हो और बिहार को अल्टरनेटिव के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपना पावर ब्रोकर, अपने आप को पावरफुल करने की कोशिश कर रहे हो? वो बार बार कहते हैं 2015 में मैं बहुत पावरफुल था। 2015 में आप अगर बहुत पावरफुल थे तो आपको पार्टी से नहीं निकाला जाता। आपके बहुत सारे आइडियाज थे जो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे, शायद आपको लग रहा था कि वो आइडियाज आप इंप्लीमेंट कर लोगे, इसलिए शायद आप जेडीयू में थे। जब आप देखे कि खुली छूट आपको नहीं मिल रही है, सारा पावर अक्वायर करने आपको नहीं मिल रहा है, या आपको जेडीयू के सेकंड लाइन से, थर्ड लाइन से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तब आपने सोचा कि अपनी एक पॉलिटिकल विंग बनाई जाए। ये हो सकता है भविष्य के गर्त में शायद इसका भी एक खुलासा हो। इसलिए ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ नहीं है, बस पुराने आइडियाज को नए बॉटल में डाल के, पुराने नारों को नए तरीके से और थोड़ा सा ट्विस्ट करके बताना है। जो हमारी पीढ़ी ने अन्ना आंदोलन के बाद पॉलिटिकल ऑप्शन जो निकला उसको झेल कर देखा है, जो जेपी के आंदोलन से जो पॉलिटिकल ऑप्शन निकला उसको हमसे पहले वाली पीढ़ी ने देखा है, वही हमारी ही पीढ़ी में 10 साल 15 साल बाद हमें फिर से बेचने की कोशिश की जा रही है। हमें लगता है कि आदरणीय प्रशांत किशोर का यही आइडिया है। अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ 2 एस्पेक्ट पे आपको सोचना चाहिए। पहला ये कि आदरणीय प्रशांत किशोर के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, जो बैनर पोस्टर लग रहे हैं, वो बैनर पोस्टर ऐसे लोगों के नहीं लग रहे हैं जो फिनेंशियली स्ट्रांग हैं, जिनको समाज ने नहीं चुना, जिनके पास कुछ बैकअप है। क्या ऐसे ही लोग उनके साथ नहीं आ रहे, ऐसे ही लोग उनके साथ नहीं दिख रहे? और दूसरे जो प्रोमिनेंट लोग उनके साथ जुड़े हैं, जो पुराने सिविल सर्वेंट्स उनके साथ जुड़े हैं, क्या वो गारंटी देंगे कि 2025 के चुनाव में अगर उनके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आता है, अगर कुछ ऐसा नहीं आता है, तो वो वापस से अपनी जॉब में वापस ज्वाइन नहीं करेंगे? जिस तरह से कश्मीर में शाह फैजल को हमने देखा कि वो पूरी तरह से एक्टिविस्ट बन गया, कश्मीर के लिए पार्टी बनाई और सारा कुछ किया, और उसके बाद वो वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस में अपने आईएएस के जॉब पे आ गए। अगर ये 2 एस्पेक्ट की गारंटी प्रशांत किशोर ने, तो बिहार को उनके बारे में एक बार सोचना चाहिए। अगर वो ये बताएं कि बिहार का पलायन वो किस तरह खत्म कर देंगे, तो सिर्फ ये स्वरोजगार से नहीं, क्या जितने लोग बिहार से पलायन करते हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे वो? और जब वो इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो वो पैसा आएगा कहां से? आखिर बिहार में बाहर से लोग पैसा कमा के आ रहे हैं, तब तो बिहार में खर्च कर रहे हैं। तो जो लोग 10-15 हजार कमा रहे हैं, सबके सब बिहार में बेचने ही लगेंगे तो खरीदेगा कौन? क्या बाहर से लोग आएंगे खरीदने? आदरणीय प्रशांत किशोर को इन चीजों को क्लियर करना चाहिए, और जनता को जब तक
इस तरह के सवालों के जवाब न मिले, क्लियर कट जवाब न मिले, सिर्फ नारों में बहकर एक और पॉलिटिकल पावर को क्रिएट करने का मतलब नहीं है। क्योंकि बिहार में आज तक जितने पावर ऑप्शंस बनाए सबके सब अनफॉर्चुनेटली पावर सेंटर्स और पावर मॉन्स्टर बन के रह गए, किसी ने बहुत ज्यादा सुधार नहीं किया है। सरकार धीरे धीरे चेंज कर रही है। आदरणीय प्रशांत किशोर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, क्या भारत में 2014 से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल नहीं हो रहा है? मनरेगा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, जियो टैगिंग नहीं हो रहा, और उससे पहले भी सड़कों का जब निर्माण होता था तो क्या उसके मेंटेनेंस की गारंटी नहीं होती थी? तो आदरणीय प्रशांत किशोर पुराने आइडियाज को ही नए बॉटल में डाल के बेच रहे हैं, और बहुत ज्यादा अवेयर रहने की और अपने ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब पाने की और बहुत माइन्यूटली जवाब पाने की आवश्यकता है। उसके बाद ही उनको एक मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि वो ठीक है, लोग कहते हैं कि एक मौका इनको भी दे दिया जाए, लेकिन एक मौके की बात नहीं है। वो मौके में करेंगे क्या? अगर एक और पावर सेंटर ही बन जाए तो उससे बेहतर तो ये है कि जो पावर सेंटर अभी चल रहे हैं उतने में ही बेहतर को चुना जाए। एक और पावर सेंटर बना के कौन सा बहुत अच्छा हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए।